हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स। आप कक्षा 8 को पढ़कर आए हैं, हो सकता है आपको कक्षा 8 के बारे में पूरी जानकारी हो या नहीं हो। हम कक्षा 9 में जो गणित पढ़ाने जा रहे हैं वो वहां से शुरू करें जहां से आपको समझ में आता है। मतलब हम उन सभी बेसिक चीजों को कवर करते हुए चलेंगे जो आपको पहले आती हो या नहीं आती हो। आपको 9वीं क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर हम रोजाना एक एक लेक्चर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, आप उन्हें देखें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर देखिए क्या होती है प्राकृत संख्या। एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5 होते हुए अनंत तक चलती है और अनंत में कहां तक, प्लस तक। सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और सारी संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती है ना। तो इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इनमें ना कोई दशमलव वाली संख्या होती है, ना कोई परिमेय मतलब अंश हर वाली संख्या होती है, ना ऋणात्मक संख्या होती है, ना जीरो होता है। इसमें केवल संख्याएं होती हैं और सारी संख्याएं धनात्मक होती है, ठीक है। इन्हें n से दर्शाया जाता है। जहां पर आपको n लिखा हुआ दिखे इसका मतलब वहां पर प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम, यदि इन प्राकृत संख्याओं में हम जीरो भी जोड़ दें तो उसे बोलेंगे हम होल नंबर, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या। तो बात करेंगे दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, WHOLE होल नंबर। इन पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से दर्शाया जाता है। इसमें देखिए जीरो से शुरू होती है, मतलब इनमें हम एक जीरो और ऐड कर देते हैं प्राकृत संख्याओं में, तो ये जो संख्या बन जाती है ये संख्या होती है पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ठीक है। इसमें भी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ना कोई पॉइंट वाली संख्या होती है, ना कोई परिमेय संख्या मतलब अंश हर वाली संख्या होती है, किसी तरह की कोई संख्या नहीं होती, ना कोई अंडर रूट वाली संख्या होती है। सारी संख्या कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल संख्या होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 सारी अनंत तक चलती है संख्याएं, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यदि चलो पहले लिख देते हैं पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो, जीरो भी हो, तीनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। ऐसी संख्याओं के अंदर दशमलव वाली संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसे z से डिनोट किया जाता है, z से इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर -0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये संख्याएं होती है। और धनात्मक संख्याएं होती है 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलती है, प्लस में अनंत तक, और इधर भी माइनस में अनंत तक चलती है, ठीक है। इस तरह से ये संख्याएं होती हैं। इनके अंदर सभी तरह की संख्याएं होती है, लेकिन दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। सभी ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, इन तीनों संख्याओं मिलकर बनता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब है सभी तरह की संख्याएं, लेकिन उसमें कोई दशमलव वाली या आधी अधूरी कटी हुई संख्याएं नहीं होती। इसके अंदर ना तो अंडर रूट वाली संख्या सम्मिलित की जाती है और ना ही परिमेय संख्याओं मतलब जिसमें अंश और हर मौजूद होता है उनको भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। पूर्णांक के बाद में हमारे पास में चौथे नंबर पे आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इन्हें रेशनल नंबर ही बोला जाता है, रेशनल नंबर्स। देखिए ये कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों मौजूद हो, ठीक है, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं या फिर परिमेय संख्या बोलते हैं। इन्हें स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसमें p बटे q। अब p का मान कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में नहीं होता,
मतलब ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ये धनात्मक भी हो सकती है। मतलब जैसे 1/2, 3/4, -5/7, -3/1 या 2, ये किसी तरह की संख्या हो सकती है। ठीक है। परिमेय संख्याएं जिसमें अंश होता है ऊपर, नीचे हर होता है, दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरी बात करें, इसमें जो सारी पूर्ण संख्याएं होती है, इन पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है। मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं देखिए क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, है ना? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें स्मॉल s से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साधारण संख्या को हम लिख सकते हैं, लेकिन हम पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसी तरीके से √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3। ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अपरिमेय संख्याओं की खासियत यह होती है कि इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या आप जानते हो, ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो हम छठे नंबर पे उसी को ले लेते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है। देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और किसी संख्या भाग नहीं जाता हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 आगे इस तरह से। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, किसी का भी। एक का तो सभी का भाग सभी में जाता ही है, एक को छोड़कर बात करें तो इसमें इन खुद संख्याओं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यदि इन सभी अभाज्य संख्याओं को हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं तो ये सारी संख्या बन जाएगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब बात करेंगे हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या, दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या, मतलब पहली परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे हम इन परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं कितने तरह की होती हैं, परिमेय संख्याओं की आवृत्ति के बारे में बात करेंगे तो परिमेय संख्याओं की आवृत्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, परिमेय संख्याओं की आवृत्ति, परिमेय संख्याओं की आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसे कैसे, इनको हम बोलेंगे शांत, पहली है शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ये किस प्रकार की आवृत्ति होती है, ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स। देखो ऐसी संख्याएं जो भाग देने के बाद में इनका अंत आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं उदाहरण लूं
10/2 का, ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें भाग दूंगा 5, 5 के बाद में 2 का भाग 10 में दिया, 5 आ गया, 5 के बाद में आगे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई, मतलब इसकी आवर्ती शांत हो गई, खत्म हो गई ये। अब बात करेंगे इसके एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 60/8 का, ठीक है, भाग देंगे 8 7 56 बचेंगे 4, 4 में 8 का भाग ले जाएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 बार, ठीक है, 8 में 40 पूरा पूरा चला गया, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद में हो, वो सारी संख्या क्या होती है, शांत आवर्ती वाली होती है, इनको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शांत आवर्ती वाली संख्या को पहचान भी कैसे होती है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो 3/7 और 9/5 या 19/20 ले लेता हूं, ठीक है। अब ये 3 संख्याएं हमने ली है एग्जांपल के तौर पर, इसमें से कौन सी शांत आवर्ती वाली संख्या है, कौन सी शांत आवर्ती वाली संख्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक तरीका तो आपको ये बताया कि आप सीधे भाग देकर ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि अंश में, ये अंश को तो छोड़ो, हर में, सिर्फ हर में नीचे जो 7 है ना, वो 7 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, इसमें लिख देता हूं मैं, शांत के लिए शांत आवृत्ति कब होगी, जब हर में केवल 2 या 5 ही हो, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर 7 आ गया है ना, तो ये कौन सी हो गई, अशांत आवर्ती वाली संख्या हो गई। यहां पर 5 है, मतलब ये शांत आवर्ती वाली संख्या है। यहां पर देखो 20 है, 20 का मतलब क्या है, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 2 और 5 दोनों आ रहे, इसका मतलब ये कौन सी है, शांत है, ये वाली शांत है, ठीक है, ये भी शांत है, और ये शांत नहीं है, ठीक है। तो शांत नहीं है तो कौन सी होगी, तो दूसरी होती है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है, नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं जिनकी आवृत्ति बार बार रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 10/3 ले लिया मैंने, अब जब मैं इसमें भाग दूंगा 3 का, तो 3 3 9 बचेगा 1, ठीक है। अब पॉइंट लगाकर हम एक संख्या उतारेंगे तो 10 हो जाएगी, 10 में फिर 3 का देंगे तो 3 3 9, फिर एक आया पॉइंट लगा हुआ है तो ये करेंगे, तो इस तरह से ये संख्या चली जाती है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसी संख्या क्या होती है, अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है। इसका एक एग्जाम्पल और जैसे 22/7 है ना, जब 7 का भाग इसमें देंगे तो ये कुछ ना कुछ आता ही जाता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए ये क्या है 3.142 कुछ इस तरह से ये भी क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। अब बात करेंगे अशांत आवर्ती हो गई, तो अशांत आवर्ती कितने प्रकार की होती है, तो अशांत आवर्ती हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। अशांत आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अशांत 2 प्रकार की होगी, इसका मतलब पहली है नवसानी और दूसरी है अनवसानी, ठीक है। अब बात करेंगे हम नवसानी की। नव का मतलब है, जैसे दोनों वर्ड है ना, उनको अलग अलग तोड़ते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है, नव प्लस सानी, है ना। इस नव का मतलब होता है नई, और सानी का मतलब होता है आने वाली संख्या, आने वाली, मतलब आने वाली संख्या अगर नई हो तो ये होगी नवसानी, और इसका अपोजिट आने वाली संख्या क्या हो, अगर पुरानी हो, वही संख्या रिपीट हो रही हो, तो हो जाएगी अनवसानी। इसका एग्जांपल देखिए बताऊंगा आपको, 22/7 भाग देते हैं, 7 ये 21,
एक बचेगा, एक में 7 का भाग आएगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब 10 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 बचने के बाद में हम पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसमें 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 30 में हम 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो 7 चौक 28, ठीक है। आगे क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 में 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे। 6 में पॉइंट लगाएंगे तो वो 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, ठीक है। फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 7 5 35, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा। 1 बचेगा फिर क्या हो जाएगा? हम उसमें 0 लगाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा आगे? 7 या 21, 7 चौक 28, 4 आएगा। फिर 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो फिर इस तरह से जो संख्या है हमेशा अलग आ रही है। देखो 2 1 2 1 4 2 8 5 अलग अलग आ रही है। तो इस तरह से जो संख्या बार बार आ तो रही है लेकिन हर बार नई संख्या आ रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे नवसानी संख्याएं, ठीक है। अब इसका अपोजिट अनवसानी संख्या है। अनवसानी संख्याएं, अनवसानी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो पुरानी बार बार रिपीट होती हैं उनको बोलते हैं अनवसानी संख्याएं। एग्जांपल के तौर पर 10/3 भाग देंगे तो 3.333 आते चला जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं, कभी ये रुक नहीं रहा, इसलिए आवृत्ति की ऐसा अंत है। हर बार पुरानी संख्या आ रही है इसलिए क्या है? अनवसानी संख्या है, मतलब नई नई आ रही है ना, इसलिए क्या है? अनवसानी संख्या है, ठीक है। तो आपको नवसानी और अनवसानी संख्या के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। हम वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याएं देखो, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। देखिए संख्याएं 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो जिनका कुछ ना कुछ मान जरूर होता है, ठीक है, और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई संख्या रेखा है, यहां पर 0 है, इधर की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3, इधर जाएंगे तो 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? इसके अंदर 0 वाली संख्या होगी सारी, पॉइंट वाली सभी संख्याएं होंगी, इसमें परिमेय संख्याएं भी होंगी, इसमें अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। अपरिमेय संख्याएं एग्जांपल के तौर पर उसको कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लीजिए यहां पर, यहां से ये दूरी कितनी है? 1 है। मैं √2 की बात कर रहा हूं। √2 को इस संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो जैसे मान लीजिए कि मैं ये दूरी है हमारे पास में 1 और ये दूरी है 1। जब हम ये दूरी निकालेंगे यहां से ये दूरी, तो कितनी होगी? इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इनको जोड़ने पर हमारे पास निकलेगा ये 1 + 1, ये निकल जाएगा 2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई और ये भी 1 हो गई। अब इसको मिला देंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये हमारे पास में √2 के बराबर होगी। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रकार से यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल नोक रखेंगे और उसको इस तरह से घुमाते हुए लेके आएंगे, तो इस बिंदु पर आकर मिलेगा। तो ये जो बिंदु है ना, ये दिखाएगा √2, ठीक है। √3 को दिखाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे और ऊपर चलेंगे 1 तक, और यहाँ से ये दिखाएंगे और यहाँ से ये चलते हुए चलेंगे, तो ये जो बिंदु आएगा ये होगा √3, ठीक है। √5 को वैसे दिखा सकते हैं। √5 को दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए त्रिभुज के अंदर? देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए हमारे पास में 2 और ये होना चाहिए 1, इस तरह से। तो ये 2 का वर्ग 4 होगा और ये 1 का वर्ग 1 होता है, तो 4 और 1 5, ये 5 निकल के आता है। मतलब यहां से यहां तक 2 चलेंगे और इस सिर में 1, मतलब ये इस तरह से। तो जब हम चलेंगे तो ये आएगा, ये थोड़ा सा आगे आएगा इससे, ठीक है, इस तरह से आएगा, और ये वाला आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ संख्या है, जो ये √5 होगा, ये √3 यहीं पर ही होगा, इसके पास ही, ठीक है। तो इस तरह से हम
अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाई जा सकती हैं वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ऐसा प्रश्न 9वीं क्लास में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए प्रश्न ये आता है कि √2 को, √3 को, √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। देखिए कितना आसान है। मान लीजिए कि ये हमारी एक संख्या रेखा है, यहां पर बीचों बीच 0 बना दिया, इधर को 1 बना दिया, इधर को 2 बना दिया, माइनस वाली संख्या, इधर को 1, इधर को 2, आगे 3 ले दिया हमने। ठीक है, हमें √2 को दिखाना है। √2 को दिखाने के लिए त्रिभुज में मैंने बताया आपको एक लंबाई, मतलब लंबाई भी एक लेनी है और ऊंचाई भी एक लेनी है। तो यहां से हम चलने, एक हमने ये लंबाई ले ली, यहां से यहां तक ये लंबाई ले ली और एक ही हमने ऊंचाई ले ली। तो अब इनको मिलाएंगे तो ये एक हो गई, ये भी एक हो गई। तो इनका अगर हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा हमारे पास में √2। ठीक है, अब प्रकार की सहायता से यहां पर प्रकार के नोक रखेंगे, यहां पर पेंसिल रखेंगे और इसी रेडियस में इसको घुमाएंगे तो ये जितना भी आके मिलता है ना, ठीक है, ये 1 से मतलब ये थोड़ा और पीछे ही होगा, ये 1.5 से भी कम होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा लगभग ये होगा √2 का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं √3 को दिखाऊं, √3 को, तो उसी तरीके से एक संख्या रेखा बनाऊंगा मैं, बिल्कुल 0, -1, -2, यहां पर -1 को +1, +2। ठीक है, अब क्या करूंगा इसके लिए, मुझे संख्या रेखा पर दिखाने के लिए इधर देखें, यहां पर मैं 1 लूंगा। √3 कब आएगा, √3 वैसे तो आता नहीं है लेकिन मैं यहां पर ले लूंगा √2। ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं 1 ऊंचाई, तो इसका ये निकाल दूंगा मैं, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस इसका 1 होगा। ठीक है, इन दोनों का निकालूंगा तो ये √3 निकल कर आएगा। ठीक है, अब √3 निकालने के लिए हमें पहले चलना होगा √2 पर, यहां पर इस पर एक ऊंचाई की यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे और फिर इसको मिला देंगे 0 से और ये इस तरह से। अब प्रकार के नोक यहां रखेंगे, पेंसिल नोक इस पर रखकर घुमाएंगे इसको, तो ये घूमता हुआ कुछ यहां पर आएगा, तो इस बिंदु पर आता है ना, तो इसको बोलेंगे हम √3 वाला बिंदु। ठीक है, ये √2 हो गया, √3 हो गया। अब √5 को दिखाएंगे। ठीक है, √5 को और दिखा देते हैं क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन 9वीं क्लास में बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक, तो √5 को दिखाने के लिए देखो क्या करते हैं, हम एक तरफ 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर ले लिया हमने एक ऊंचाई 1 ले ली और नीचे 2 ले लिया। अब हम यहां पर इसका कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, प्लस 1 मतलब √5 हो जाएगा। 5 हो गए। अब √5 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक चलेंगे हम 2 तक, यहां से और ये 2 तक चल रही है। हम ऊपर डिस्टेंस कितनी लेनी है, 1 ही लेनी है, इतनी। अब इसको हम मिला देंगे इस बिंदु से। अब प्रकार के नोक यहां रखेंगे, पेंसिल नोक यहां रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या आएगी ये होगी √5। देखो इसको घुमाएंगे तो ये आएगी बिल्कुल 3 के नजदीक। ध्यान रखना, ये जो √5 होता है ना, ये होता है इसका मान होता है 2 पॉइंट कुछ होता है, तो ये 2 के नजदीक होगी, है ना, और 3 से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, इसलिए ये 2 से तो आगे होगी और 3 से पहले होगी। ये जो जगह आएगी इसको हम √5 दिखा सकते हैं। इस तरह से आप √7 भी निकाल सकते हैं, √11 भी निकाल सकते हैं। तो सभी अपरिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और सभी परिमेय संख्याओं को तो संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत आसान होता है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि 1/2 दिखाना है, यहां पर 1/2, तो 1/2 क्या होता है, 1 ये संख्या रही, है ना, इसके 2 भाग कर दीजिए, उसमें से ऊपर वाला भाग का है 1 तक चलना है, 2 भाग कर दिए ना, 1 और 2 ये वाला,
तो ये तो भाग है ना, 2 में से 1 ये हो जाएगा 1/2। ये संख्या रेखा पर दर्शा दी हमने, कौन सी को, परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को हमने इस तरह से दर्शाया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शा सकते हैं, और जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वास्तविक संख्याओं के अलावा कौन संख्या होती है, तो उनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। बात करेंगे हम काल्पनिक संख्याओं की, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर्स। मतलब ये इमेजिनेशन से जनरेट की जाती हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, ये कैसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक रूप से आती हैं, जैसे -√2, -√3, -√5। ठीक है, या माइनस के अंदर रूट -4 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है। अंडर रूट के अंदर की जो संख्या होती है अगर वो ऋणात्मक रूप से आती है, तो अगर मान लीजिए कि अब मैं तुमसे ये बोलूं कि एक संख्या आ रही है -5 गुना -7, तो क्या ये संख्या काल्पनिक संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाता है, और 7 को 5 से गुणा करने पर 7 में 35, हल करने पर क्या होगी, √35, है ना। ये क्या होगी, ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। हल करने के बावजूद अगर अंदर माइनस का चिन्ह रहता है तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। इन काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे 11वीं क्लास में। इन काल्पनिक संख्याओं को दिखाने के लिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, जो -2 था ना उसको -1 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इस अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसको मैं आयोटा से दिखा सकता हूँ, आयोटा। ठीक है, और इनटू √2 तो था ही, तो आयोटा √2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -2 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब इसके बारे में जो भी बताना था वो मैं आपको इस लेक्चर में बता चुका हूं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज फर्स्ट का जो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है 1.1 उसके जो छोटे छोटे सवाल है वो करना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।